नमस्कार, मेरा नाम है रोहित अग्रवाल और आप देख रहे हैं रोहित जुडिशरी हब। स्वागत है आप सबका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएनएस का चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन। इस चैप्टर 3 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पहला है सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 33 तक और दूसरा है सेक्शन 33 से लेकर के सेक्शन 44 तक। इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 33 तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेक्शन 14 एक्ट डन बाई अ पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ, यानी उस व्यक्ति द्वारा एक्ट किया जाना जो अपने आप को बाउंड मानता है, बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड, या फिर बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड, या फिर तथ्य की भूल के कारण अपने आप को लॉ के द्वारा बाउंड है ऐसा मानता है। नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है, विच इज डन बाई अ पर्सन, जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाए, हु इज और who by reason of a mistake of fact and not by a reason of mistake of law, वो व्यक्ति जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण in good faith सद्भाव में believes himself to be bound by law to do it, जो सद्भाव में ऐसा मानता है अपने आप को कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है ऐसा कार्य करने के लिए। इलस्ट्रेशन ए, a soldier फायर्स ऑन अ मॉब। ए जो एक सिपाही है वो एक भीड़ पे गोली चलाता है बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर, इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, यानी जो उसका अधिकारी कमांड दे रहा है उसको, वरिष्ठ अधिकारी, वो लॉ के द्वारा लीगली सही है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहां पर ए ने कोई भी अपराध नहीं किया है। यहां पर सेकेंड इलस्ट्रेशन है ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, ए जो एक ऑफिसर है कोर्ट का, अधिकारी है कोर्ट का, बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट, उस कोर्ट के द्वारा आदेश दिए जाने पे, टू अरेस्ट वाई, कोर्ट आदेश देता है कि वाई को जाकर के अरेस्ट करो अपने ऑफिसर को। आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, और वो ऑफिसर सारी इंक्वायरी कर लेने पर, बिलीविंग जेड टू बी वाई, वो जेड को वाई समझ लेता है, अरेस्ट जेड, और जाकर के वाई की जगह जेड को अरेस्ट कर लेता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहां पर ए ने कोई भी अपराध नहीं किया है क्योंकि वो तथ्य की भूल के कारण ऐसा कर रहा है, ना कि विधि की भूल के कारण। चलिए, तो ये जो इलस्ट्रेशन ए है इसमें एक चीज और है, अगर उसके वरिष्ठ अधिकारी का आदेश अगर इल्लीगल है तो फिर वो जो सोल्जर है वो बाध्य नहीं है उस वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानने के लिए। अगर इल्लीगल ऑर्डर्स को भी अगर सोल्जर ये मानता है कि हाँ ये इल्लीगल ऑर्डर है और उसके बाद वो उसके ऊपर उस आदेश को क्रियान्वित करता है, तो फिर वो सोल्जर भी अपराधी माना जाएगा। हर वो व्यक्ति अपराधी है जो एक अच्छी समझ बूझ रखता हो, जो ये अंतर कर पाने में सक्षम हो कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और अगर वो सही और गलत में अंतर कर पाता है और फिर भी अपने पूरे स्वेच्छा से वो कार्य करता है तो फिर वो भी अपराधी माना जाता है। आगे बात करते हैं सेक्शन 15 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। जज का वो एक्ट जब वो जज कोर्ट में बैठ के जुडिशली एक्ट कर रहा हो। नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है, विच इज डन बाय अ जज, जो जज के द्वारा किया जाए, व्हेन एक्टिंग जुडिशली, जब वो जुडिशली एक्ट कर रहा हो जज, इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, ऐसी कोई भी शक्ति के द्वारा, विच इज और विच इन गुड फेथ, जो सद्भाव में, ही बिलीव्स टू बी, वो विश्वास करके चलता है कि उसको वो पावर लॉ के द्वारा दी गई है। और अगर ऐसा कार्य कर रहा है जज जो जिसको लगता है कि उसको वो पावर कोर्ट को वो पावर लॉ के द्वारा मिली है, तो फिर हर वो कार्य जो जज करेगा वो एक्सेप्शन में आएगा, ना कि ऑफेंस में। आगे देखते हैं सेक्शन 16 एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ, ऐसा कोई भी कार्य जो किया जाए, विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट, जो जजमेंट के द्वारा वारंट किया जाए या कोर्ट के आदेश से वारंट किया जाए, इफ डन वायलेट सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, उस समय जब वो आदेश या फिर जो जजमेंट फोर्स में था, इज एन ऑफेंस, तो वो अपराध नहीं होगा।
इस बात के होते हुए भी द कोर्ट में हैव हैड नो जुरिस्डिक्शन, के कोर्ट को ऐसा कोई आदेश पारित करने का जुरिस्डिक्शन था ही नहीं उस जगह पर, जिस जगह पे वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, टू पास सच जजमेंट और ऑर्डर, कि कोर्ट को ऐसा कोई जजमेंट या ऑर्डर पास करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं था उस जगह पर, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट, कि वो व्यक्ति जो एक्ट कर रहा है वो अगर गुड फेथ में करता है और बिलीव करता है द कोर्ट हैड सच जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अधिकारी जो कोर्ट का आदेश को एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर उसको लगता है कि कोर्ट के पास ऐसा जुरिस्डिक्शन था, वो ऐसा विश्वास करके चलता है, तो ये अपराध में नहीं आएगा और उस अधिकारी को एक्सेप्शन मिलेगा। तो यहां पर यही बात की गई है कि अगर जज को लगता है कि उसका जुरिस्डिक्शन किसी एरिया पर है और उस एरिया के लिए वो गुड फेथ में आदेश करता है, और वो अधिकारी जा करके उसका जो अधिकारी जो उस आदेश को या फिर उस जजमेंट को एग्जीक्यूट करा रहा है, अगर उसको लगता है कि हाँ सच में कोर्ट का ये ऐसा जुरिस्डिक्शन है उस जगह पर, तो फिर उस अधिकारी का कोई भी कार्य अपराध में नहीं आएगा बल्कि एक्सेप्शन में आएगा। तो सेक्शन 15 में यही बात बोली गई कि अगर जज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में अगर कार्य कर रहे हैं ऐसा सोच करके कि उसके पास वो जुरिस्डिक्शन है जबकि उसके पास वो जुरिस्डिक्शन नहीं था, तब भी जज को एक्सेप्शन मिलेगा, और जज के परसुएंट में यानी उसके आदेश पे अगर जो कार्य किया जा रहा है किसी अधिकारी के द्वारा, उसके आदेश का क्रियान्वयन किया जा रहा है, एग्जीक्यूट कराया जा रहा है उसके आदेश को, तो फिर उसका आदेश भी फोर्स में रहेगा और जो अधिकारी उसके आदेश को एग्जीक्यूट करा रहा है वो भी एक्सेप्शन में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 17 में एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड, उस व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाना जो जस्टिफाइड है, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर तथ्य की भूल के कारण वो ये समझता है कि वो जस्टिफाइड है बाय लॉ। नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है, विच इज डन बाय एनी पर्सन, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाए, हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, जो जस्टिफाई हो लॉ के द्वारा, और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर तथ्य की भूल के कारण, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी विधि की भूल के कारण नहीं हो, इन गुड फेथ हो, सद्भाव में हो, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, जो अपने आप को ये मान करके चलता हो तथ्य के भूल के कारण कि वो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है ऐसा कार्य करने में। इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। ए सीज जेड, ए जेड को देखता है, कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर, ए जेड को देखता है और ए को लगता है कि जेड ने मर्डर किया है। ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, अपने बेस्ट ऑफ जजमेंट में, एक्सर्टेड इन गुड फेथ, अगर ए ने यह कार्य गुड फेथ में किया है, ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन्स ऑफ अप्रीहेंडिंग मर्डरर्स इन द फैक्ट सेजेस जेड। तो ए को लगता है बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट में, गुड फेथ में लगता है, और तथ्य की भूल के कारण ऐसा लगता है कि जेड ने मर्डर किया है, और ए के पास वो सारी शक्तियां हैं जो लॉ हर व्यक्ति को देता है कि वो एक अपराधी को पकड़ करके लॉफुल अथॉरिटी इसके पास लेके आए, और इसलिए वो जेड को अरेस्ट कर लेता है यानी पकड़ लेता है, इन द ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज, ताकि वो प्रॉपर अथॉरिटीज के पास जेड को पकड़ करके ला सके। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहां पर ए ने कोई भी अपराध नहीं किया है, दो इट मे टर्न आउट दैट जेड was acting in self defense, अगर ये बाद में ये पता भी चल जाता है कि जेड ऐसा कार्य अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा था, तब भी ये अपराधी नहीं होगा क्योंकि वो गुड फेथ में ऐसा कर रहा था और तथ्य की भूल के कारण ऐसा कर रहा था, ना कि लॉ की यानी विधि की भूल के कारण ऐसा कर रहा था। तो तथ्य की भूल के कारण हो सकता है लेकिन विधि की भूल के कारण ऐसा नहीं हो सकता, और अगर विधि की भूल के कारण ऐसा कार्य किया है तो फिर वो अपराध में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 18, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा विच इज डन बाय एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट में हुआ हो या फिर मिसफॉर्चून में हुआ हो, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, या फिर बिना किसी आपराधिक आशय के किया गया हो,
या ज्ञान के किया गया हो, इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट, इन द लॉफुल मैनर, बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ किया गया हो। तो कोई भी कार्य जो एक्सीडेंट में आता है, दुर्घटना में या फिर दुर्भाग्य से हुआ हो, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन यानी बिना किसी आपराधिक आशय के किया गया हो या बिना किसी ज्ञान के किया गया हो, ऐसा कार्य जो लॉफुल एक्ट किया गया हो, लॉफुल मैनर में किया गया हो और लॉफुल मीन्स से किया गया हो, एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन से किया हो, यानी पूरी सतर्कता बरतते हुए किया हो। यहां पर इलस्ट्रेशन है, ए इज एट वर्क, ए कार्य कर रहा था, विद अ हेडेज यानी एक कुल्हाड़ी के साथ काम कर रहा था जिसका ऊपरी भाग उखड़ जाता है उस डंडे से, एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय, और उसके कुल्हाड़ी से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन, अगर यहां पर यह साबित हो जाता है कि उसने पूरी सतर्कता बरतते हुए ऐसा किया था ऑन द पार्ट ऑफ ए ने पूरी सतर्कता बरती थी, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल, तो यहां पर उसका एक्ट एक्सक्यूजेबल होगा और कोई अपराध नहीं बनेगा। आगे देखते हैं सेक्शन 19, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, वो कार्य जो हार्म कर सकते हैं बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा सिर्फ इसलिए बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन, कि ऐसा कार्य किया गया है विद द नॉलेज, ऐसा ज्ञान के साथ किया गया है, दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म, कि उस कार्य से किसी को क्षति पहुंच सकती है। इफ इट बी डन, अगर ऐसा कार्य किया जाता है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, अगर ऐसा कार्य किया जाता है बिना किसी आपराधिक दुराशय से किया जाता है, टू कॉज हार्म क्षति पहुंचाने के लिए बिना किसी आशय से किया जाता है, एंड इन गुड फेथ, और गुड फेथ से किया जाता है, सद्भाव में किया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, ताकि दूसरे व्यक्तियों की को जो क्षति होने वाली है उसको बचाया जा सके या कोई दूसरी प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। उसके लिए अगर ऐसा बिना किसी आपराधिक दुराशय के अगर किया जाता है कार्य जिसमें ये पता है कि क्षति हो सकती है, तो फिर उसका कार्य एक्सेप्शन में आएगा। यहां पर इलस्ट्रेशन देखते हैं, दो इलस्ट्रेशन है। पहला है कैप्टन चेंजिंग शिप्स कोर्स टू सेव मोर लाइफ्स, और सेकंड है पुलिंग डाउन हाउसेस टू स्टॉप अ फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। दोनों इलस्ट्रेशन को हम एक एक करके देखेंगे। यहां पर ये देखिए, यहां पर एक शिप है जिसका एक कैप्टन है, उस कैप्टन का नाम है ए। ये कैप्टन देखता है कि इस शिप के सामने एक और बी नाम की एक शिप है जिसमें 20 से 30 लोग सवार हैं। अगर ये शिप नहीं रोकता है तो इनकी जान जा सकती है, ठीक है। और फिर ये सोचता है कि अगर मैं अपना डायरेक्शन अगर चेंज कर देता हूं तो ये सामने एक और यहां पर नाव है जिसमें सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। हो सकता है कि ए वाली नाव सी वाली नाव से टकरा जाए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि सी वाली नाव से ना टकराए। तो देखते हैं इसके बारे में ये पूरा इलस्ट्रेशन। यहां पर इलस्ट्रेशन ए दिया हुआ है। मान लो ए एक जहाज का कप्तान है, वह अचानक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां उसके सामने 2 नाव हैं, नाव बी और नाव सी। नाव बी में जिसमें 20 से 30 यात्री बैठे हैं, कौन सी, ये वाली नाव की बात कर रहे हैं। अगर ए अपनी दिशा नहीं बदलता तो वह सीधे इसी नाव से टकरा जाएगा और बहुत से सारे लोगों की जान जा सकती है इसमें। और एक नाव है सी जिसमें केवल 2 यात्री हैं, अगर ए अपनी दिशा बदल दे तो वह इस नाव से टकरा सकता है, लेकिन शायद टक्कर ना भी हो, है ना। अगर ये कोर्स बदलता है अपना तो हो सकता है ये वाली नाव से टक्कर हो जाए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इससे टक्कर ना हो। मतलब इसमें खतरा है पर निश्चित नहीं है। अब ए अपने जहाज की दिशा बदल देता है ताकि वह बी को बचा सके, और ऐसा करते हुए वह सी की तरफ मुड़ता है बिना किसी बुरी नीयत के, केवल बी की यात्रियों की जान बचाने के लिए।
अगर इस कोशिश में वह सी से टकरा भी जाता है और उसमें जान माल का नुकसान होता है, तो भी ए पर कोई अपराध ऑफेंस नहीं बनता, क्योंकि उसने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए कम जोखिम वाला रास्ता चुना और उसने यह सब अच्छे विश्वास, गुड फेथ में किया। यह धारणा आपातकालीन स्थिति में कम से कम नुकसान करने की कोशिश के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इलस्ट्रेशन बी दिया हुआ यहां पर यह है, मान लो एक बहुत बड़ी आग, ग्रेट फायर लग गई है और वह पूरे इलाके में फैलने वाली है। ऐसे में ये क्या करता है, वह कुछ मकानों को तोड़ देता है ताकि आग आगे ना फैले। यानी बहुत सारे मकानों में आग लग गई थी, तो वो एक ऐसे मकान को तोड़ देता है जिसमें आग नहीं लगी थी, ताकि आग आगे वाले मकानों में ना फैले। उसका मकसद ये नहीं होता कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि वह अच्छे विश्वास में यानी गुड फेथ में ऐसा करता है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और बाकी संपत्तियों को आग से बचाया जा सके, है ना। चलिए, तो इसका नतीजा क्या होगा? अगर यह साबित हो जाए कि आग वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक थी और वो इतनी जल्दी फैल रही थी कि तुरंत कोई बड़ा कदम उठाना जरूरी था, तो एक ऐसा काम अपराध ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं किया, बल्कि ज्यादा बड़े नुकसान से बचने के लिए उसने ऐसा किया। गुड फेथ में एक जरूरी कदम उठाया था उसने, ताकि और ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो जाए। आगे बात करते हैं सेक्शन 20 की। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, नो ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। यानी कोई भी कार्य जो 7 साल से छोटे बच्चे ने किया हो वह अपराध में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7 साल का कोई भी बालक है तो वो इमेच्योर है ना। ये देखिए कितना मासूम सा बच्चा है ना, तो इसको कोई समझ बूझ अभी नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो ये समझ सके कि उसके द्वारा किया गया जो कार्य है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इसलिए 7 साल से छोटे बच्चों का कोई भी कार्य अपराध की कोटि में नहीं आता। और इसमें एक बात और है कि ऐसी बात नहीं है कि 7 साल से छोटा बालक अपराध नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि उसको अपराध की दृष्टि से बाहर रखा गया है। आगे बात करते हैं सेक्शन 21 की। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 years ऑफ एज ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज। ऐसा कोई भी कार्य अपराध में नहीं आएगा जो 7 साल से बड़े बालक ने किया हो, बच्चे ने किया हो, अंडर 12 years ऑफ एज, और जिसकी आयु 12 साल से कम हो, who has not attained sufficient maturity, जिसने sufficient maturity अटेंड नहीं की है अंडरस्टैंडिंग की, to judge of the nature, ताकि वो अपने कार्य का नेचर को जज कर सके, ऐसा उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है। एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और उसका जो परिणाम होगा उसके कार्य का उसको वो नहीं जानता, ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। तो फिर जिसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है और वो ऐसा बालक है जो 7 साल से बड़े एज का है लेकिन 12 साल से कम है उसकी आयु, तो फिर उसको एक्सेप्शन मिलेगा, तो फिर वो अपराध में नहीं आएगा। सेक्शन 22 एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन। ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जो उस समय जब वो कार्य कर रहा है, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, विकृचित अवस्था में है, इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। वो इनकेपेबल हो जाता है अपने एक्ट का नेचर समझने में, दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग, या तो वो गलत है या लॉ के द्वारा मना किया गया है, लॉ के विरुद्ध है। अगर विकृचित अवस्था में है अगर वो व्यक्ति और तब वो कार्य करता है, तब उसको एक्सेप्शन मिलेगा। और अगर विकृचित अवस्था में वो नहीं है जिस समय, और तब वो अपराध करता है और वो जज करने की कैपेबिलिटी में है कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो गलत है और किसी लॉ का उल्लंघन करता है, तब वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा, वो ऑफेंस में बनेगा। ये सिर्फ तब जब जिस समय वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में है तभी वो एक्सेप्शन में आएगा।
चलिए आगे बात करते हैं। सेक्शन 23 इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात करता है। नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है, विच इज डन बाई अ पर्सन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो ऐसा कार्य कर रहा है, इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तब वो मतता के कारण इनकेपेबल हो जाता है ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, वो अपने कार्य का नेचर नहीं समझ सकता, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग, या फिर वो जो ऐसा कार्य कर रहा है वो गलत है या लॉ के द्वारा मना किया गया है, प्रोवाइडेड दैट द थिंग, परंतु वो जो कार्य विच इंटॉक्सिकेटेड हिम, लेकिन वो जो चीज जो इंटॉक्सिकेट की है उसको, वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम, वो उसको दी गई है विदाउट हिज नॉलेज, बिना किसी उसके ज्ञान के, और उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई है, अगेंस्ट हिज विल दी गई है वो इंटॉक्सिकेटेड चीज। अगर ये साबित हो जाता है तभी वो एक्सेप्शन में आएगा। अगर ये साबित नहीं हो पाता कि उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया है उसको इंटॉक्सिकेशन, तो फिर वो ऑफेंस में आएगा। तो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 23 में लिखा है, और इंटेंट रिक्वायर्ड सेक्शन 24 में बात कही गई है। इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस, ऐसा कोई कार्य जब वो अपराध में नहीं आएगा, अनलेस डन विथ अ पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन, जब तक उसको उस विश्वास या आशय के ना किया गया हो। अ पर्सन हु डज द एक्ट, वो व्यक्ति जो ऐसा कार्य कर रहा है, इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उस मतता की हालत में, शैल बी लाइबल टू बी डेल्ट विथ, तो वो ऐसा ही बढ़ता जाएगा जैसे एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज, जैसे कि उसको वो ज्ञान था, एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, जैसा कि उसको तब ज्ञान था जब वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं था। अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम, जब तक ये साबित ना कर दिया जाए कि जो चीजें उसको मतता की हालत में लाई हैं, इंटॉक्सिकेशन में लाई है, वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम, वो उसको दी गई है विदाउट हिज नॉलेज, बिना उसके ज्ञान के दी गई है, और अगेंस्ट हिज विल, बिना उसकी इच्छा के दी गई है। अगर ये साबित हो जाता है तभी वो एक्सेप्शन में आएगा, वरना अगर वो ये साबित नहीं कर पाता कि उसको जो ड्रिंक दी गई है जिससे उसको इंटॉक्सिकेशन हुआ है वो उसके नॉलेज के विरुद्ध दिया गया है, अगर ये साबित नहीं कर पाता तो ये मान के चलेंगे कि उसके नॉलेज में हुआ है और उसके इंटेंट के साथ ऐसा कार्य, ऐसा ऑफेंस उसने किया है, इसीलिए उसको दोषी मानेंगे। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन 25 की। एक्ट नॉट इंटेंडेड, ऐसा कार्य जो जिसका आशय ना हो, एंड नॉट नोन, और उसको पता भी ना हो, टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, कि उससे किसी की मृत्यु हो जाएगी या किसी को घोर उपति कारित होगी, ग्रीवियस हर्ट कारित होगा, डन बाई कंसेंट, और वो दोनों के कंसेंट के द्वारा हुआ हो। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड, ऐसा कोई भी कार्य जो आशित ना हो टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर, और जो कार्य कर रहा है उसको ये पता ना हो, टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि उसे किसी की डेथ हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, इज एन ऑफेंस, तो वो अपराध नहीं होगा। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, अगर ऐसा कोई हार्म होता भी है, विच इट में कॉज, अगर वो ऐसा कार्य कर भी दे, टू बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, जब जो कार्य कर रहा है अगर उसको पता भी है कि इससे हो सकता है कि किसी की मृत्यु हो जाए या घोर उपहति कारित हो, टू एनी पर्सन, अगर ऐसा कार्य हो भी जाता है किसी व्यक्ति को जिसकी आयु 18 साल से ज्यादा है, हु हैज गिवन कंसेंट, जिसने सहमति दी हो, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, टू सफर दैट हार्म, कि वो ऐसा हार्म सफर कर सकता है, सहन कर सकता है, और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर, जो ऐसा कार्य कर रहा है उसको पता है, टू बी लाइकली टू कॉज टू सच पर्सन, कि वो ऐसे व्यक्ति को हानिकारित कर सकता है, हु हैज कंसेंटेड, जिसने अपनी सहमति दी है, टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, कि वो उस हार्म का रिस्क ले सकता है। ये देखिए ये फेंसिंग वाला जो गेम है ना, इसकी बात कर रहा है ये, है ना। तो ऐसे ही जो भी अदर गेम्स हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। तो ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, तो मान लीजिए
ये ए है और ये जेड है, ये दोनों एग्री होते हैं फेंस करने के लिए एक दूसरे को, दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज, तो उनका ये एग्रीमेंट ये बताएगा द कंसेंट ऑफ ईच, तो दोनों का जो कंसेंट है, जो सहमति है, टू सफर एनी हार्म, ये दोनों ने सहमति दी है कि ठीक है इस खेल को खेलते समय हमको हानि हो सकती है, इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉस्ट विदाउट फाउल प्ले, अगर वो खराब खेल ना खेलें बल्कि दोनों अच्छी भावना में खेलें, और उस समय अगर उनको चोट लग जाए, एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली, और अगर वो सही ढंग से खेल रहा है ए, है ना, हर्ट जेड, अगर ए जेड को हर्ट कर भी देता है, ए कमिट्स नो ऑफेंस, तो ए यहां पर कोई भी अपराध नहीं करेगा, यानी ए को यहां पर एक्सेप्शन मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन 26 की। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, ऐसा कोई कार्य जो डेथ कॉज करने का ना हो, डन बाई कंसेंट, और दोनों की सहमति के साथ हो, गुड फेथ में हो, फॉर पर्सन्स बेनिफिट, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड, ऐसा कोई भी कार्य जो इंटेंडेड नहीं है, आशित नहीं है, टू कॉज डेथ, किसी की मृत्यु करने के लिए इंटेंडेड नहीं है, इज एन ऑफेंस, तो वो अपराध नहीं होगा, बाई रीजन ऑफ एनी हार्म, सिर्फ इसलिए कि वो हार्म कारित कर दे, विच इट में कॉज, जो वो कर सकता है, और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, और हो सकता है कि जो कार्य कर रहा है उसको पता है कि इससे हार्म हो जाए, एंड बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज, और डूअर को पता है कि ऐसा हानि हो जाए, टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट, जिसके बेनिफिट के लिए इट इज डन इन गुड फेथ, सद्भाव में ऐसा कार्य कर रहा है, एंड हु हैज गिवन अ कंसेंट, और जिसने अपनी सहमति दी है कि ठीक है उसको ऐसी हानि हो सकती है, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, टू सफर दैट हार्म, कि वो ऐसा हार्म सफर कर सकता है, टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, कि वो ऐसी क्षति के लिए रिस्क लेगा, यानी कोई व्यक्ति जो सद्भावना में कार्य कर रहा हो और बिना किसी का बुरा चाहते हुए कर रहा हो और किसी की अच्छाई के लिए कर रहा हो, और उस अच्छाई को करते वक्त अगर किसी को क्षति अगर हो भी जाती है तो उस व्यक्ति को सेक्शन 26 में एक्सेप्शन मिलेगा, जैसे ये सर्जन को। यहाँ पर इलस्ट्रेशन देखिए, ए सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड, के सर्जन को पता है कि एक ऑपरेशन जो जेड की मृत्यु कारित कर सकता है, जेड जो इनका पेशेंट है, who suffers under a painful complaint, जो एक पेनफुल कंप्लेंट में सफर कर रहा है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, पेशेंट को दर्द की समस्या है लेकिन सर्जन ये नहीं इंटेंड करता, ये नहीं आशय रखता है कि जेड की मृत्यु हो जाए, एंड इंटेंडिंग, और उसका ये आशय है सर्जन का, इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट, जेड के बेनिफिट के लिए, परफॉर्म्स डेट ऑपरेशन ऑन जेड, तो सर्जन ऑपरेशन परफॉर्म करता है जेड के ऊपर विथ जेड्स कंसेंट, जेड की सहमति के साथ, तो यहां पर ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, अगर जेड को अगर यहां पर क्षति पहुंचती भी है तो फिर ए ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, सेक्शन 27 को देखते हैं। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, नथिंग इज डन इन गुड फेथ, तो ऐसा कोई भी कार्य जो सद्भावना में किया जाए, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी आयु 12 साल से कम हो, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड हो, विकृचित अवस्था में हो, बाय और बाय कंसेंट, उसके सहमति के साथ, आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या तो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन, या तो उसके माता पिता या कोई और व्यक्ति, हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, जिसका उस व्यक्ति के ऊपर एक लॉफुल चार्ज है, इज एन ऑफेंस, तो ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा, बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, सिर्फ इसलिए कि हार्म पहुंचाया गया है, विच इट में कॉज, जो वो कर सकता है, और बी इंटेंडेड बाय द डूअर, या फिर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है बच्चे के ऊपर, उसको पता है टू कॉज, और टू बी नोन बाय द डूअर, या फिर उसको पता है टू बी लाइकली टू कॉज टू दैट पर्सन, कि वो ऐसा व्यक्ति कि वो ऐसे
बच्चे को हानिकारित कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू, लेकिन ये एक्सेप्शन उसमें एक्सटेंड नहीं करेगा। क्लॉज ए यहाँ पर बताया द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ, यानी कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित करने का आशय ना रखता हो, और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, या फिर किसी की मृत्यु कारित करने का अटेम्प्ट ना किया हो, प्रयास ना किया हो। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, किसी व्यक्ति को जो ऑपरेशन कर रहा है उसको पता है कि वो दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा, फॉर एनी पर्पस, किसी भी ऐसे पर्पस से, फॉर अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, यानी उस बच्चे, यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये बच्चा है ना, तो इस बच्चे की डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, इस बच्चे की मृत्यु को प्रिवेंट करने के लिए, और या फिर घोर उपाधि को से बचाने के लिए, और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इंफर्मिटी, या फिर उसको जो गंभीर बीमारी है या इंफर्मिटी है उससे उसको दूर करने के लिए ऐसा कार्य करता है सर्जन, तो सर्जन को एक्सेप्शन मिलेगा। क्लॉज सी बता रहा है द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, कोई वॉलंटरी कॉज करता है घोर उपाधि, और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, या फिर अटेम्प्ट करता है, अनलेस इट बी ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ, जब तक वो बच्चे की मृत्यु से बचाने का ना हो उसका आशय, या ग्रीवियस हर्ट से बचाने का ना हो, और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज या इंफर्मिटी को बचाने के लिए ना हो, तब तक अगर ऐसा नहीं है तो फिर ग्रीवियस हर्ट में आएगा। क्लॉज डी बता रहा है कि द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, तो अबेटमेंट इसमें नहीं आता। इलस्ट्रेशन ये बता रहा है ए इन गुड फेथ, ए सद्भाव में, फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट, अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए, विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट, बिना उस बच्चे की सहमति के, हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय द सर्जन, एक बच्चे को जिसको स्टोन हो गया है उसके लिए उसके पिता ने उस बच्चे की सहमति के बिना उसको सर्जन के पास ले जाके उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा, एंड नोइंग इट टू बी लाइकली, और उनको पता है डेट द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड्स डेथ, और उसके पिता को पता है कि ऑपरेशन उस बच्चे की मृत्यु कारित कर सकता है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड्स डेथ, लेकिन उसके पिता उस बच्चे की मृत्यु कारित करना नहीं चाहते, सिर्फ बच्चे की बेनिफिट के लिए ऑपरेशन कराते हैं, तो इट इज विद इन द एक्सेप्शन, तो ये एक्सेप्शन में है, इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वाज द क्योर ऑफ द चाइल्ड, तो उनको ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चा ठीक हो जाए, उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, तो पिता को एक्सेप्शन मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन 28 की। कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकॉन्सेप्शन, अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट, तो ऐसा कंसेंट वो कंसेंट नहीं होगा एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। कब हम कंसेंट नहीं मानेंगे? पहला क्लॉज ए, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय द पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजुरी, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी सहमति दी हो सिर्फ तभी जब उसको डर हो कि उसको क्षति पहुंच सकती है, इंजुरी पहुंच सकती है, एंड और गिवन मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट, या फिर उससे कोई तथ्य छुपाया गया हो, या फिर कोई और तथ्य उसको बताया गया हो, मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट में हो, एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, और जो व्यक्ति अपनी सहमति दे रहा है उसको पता है, एंड हैज रीजन टू बिलीव, और वो ये विश्वास करके चलता है, दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकॉन्सेप्शन, उसको पता है कि ऐसा कंसेंट जो उसने दिया है वो उसने फियर या मिसकॉन्सेप्शन में दिया है, तो फिर उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ क्लॉज बी बात करता है, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय द पर्सन, अगर ऐसा कंसेंट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया है हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी विकृचित अवस्था में है वो व्यक्ति, या फिर इंटॉक्सिकेशन में है, मतता की हालत में है, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर, वो उसका नेचर समझने में केपेबल नहीं है, और कॉन्सिक्वेंसेस या उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा वो ये नहीं समझ सकता है, ऑफ डेट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट, जिसके कारण वो अपनी ऐसी सहमति देता है, तो फिर ऐसी सहमति भी कंसेंट में नहीं आएगी। क्लॉज सी कहता है, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स, जब तक कि कुछ और ना बताया गया हो, इफ द कंसेंट इज गिवन, अगर ऐसी सहमति दी जाती है बाय अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति द्वारा, हु इज अंडर 12 years of age, जो 12 साल से
कम आयु का है, तो 12 साल से कम आयु का कोई भी बच्चा है, अगर वो अपना कंसेंट देता है तो फिर उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन 29 की। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉस्ट। द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 25, 26 एंड 27। ये जो हमने देखा था ना सेक्शन 25 में, ये फेंसिंग वाला, अगर किसी को चोट पहुंच भी जाती है तो अपनी सहमति से लोग करते हैं। 18 साल से बड़ी आयु का है, अगर वो अपनी सहमति से अगर फेंसिंग करते हैं और उसमें किसी को चोट लग जाती है तो फिर वो एक्सेप्शन में आएगा। सेक्शन 26 में सर्जन वाला हमने देखा था, अगर सर्जन सर्जरी करता है और फिर अगर किसी को क्षति पहुंचती है या डेथ हो जाती है उस पेशेंट की, तो फिर सर्जन एक्सेप्शन में आएगा। और यहाँ पर ये बच्चे वाला हमने एक्सेप्शन देखा था सेक्शन 27 में। तो ये कह रहा है सेक्शन 29 कि ये तीनों ही एक्सेप्शन इसमें नहीं आएंगे। डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स, उन एक्ट्स पे, उन कार्यों पे एक्सटेंड नहीं होंगे विच आर ऑफेंसेस, जो अपराध हैं, इंडिपेंडेंटली, अपने आप में अपराध हैं, ऑफ एनी हार्म, जो भी वो क्षति करते हैं, विच दे में कॉज, जो वो कर सकते हैं, और बी इंटेंडेड टू कॉज, या फिर उनका आशय है ऐसा अपराध करने का, ऐसी क्षति पहुंचाने का, टू बी नोन टू बी लाइकली टू कॉज, कि वो ऐसा कर सकते हैं, उनको पता है, टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट, वो व्यक्ति जो उनको सहमति देता है उनके ऊपर उसके ऊपर क्षति करने की, और ऑन हुज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन, या फिर जिसके बिहाफ में कंसेंट दिया गया है ना। अगर जिसके ऊपर क्षति की जा रही है उसके बिहाफ में किसी ने अगर कंसेंट दिया है और फिर ऐसी क्षति पहुंचाई जाती है, तब भी ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा, बल्कि ये अपराध में माना जाएगा। इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया है, कॉजिंग मिसकैरेज। मान लीजिए कोई महिला का मिसकैरेज यानी गर्भपात कराने के लिए किया गया है, अनलेस कॉस्ट इन गुड फेथ, जब तक ये गुड फेथ में ना किया गया हो, सद्भाव में ना किया गया हो, फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन इज एन ऑफेंस, तो ये अपराध में आएगा। इंडिपेंडेंटली, अपने आप में, ऑफ एनी हार्म, जो भी हार्म किया जाता है, विच इट में कॉज, और बी इंटेंडेड टू कॉज टू द वुमेन, जो भी महिला को क्षति पहुंचाने के आशय से उसने ऐसा किया है। देयरफॉर, तो इसलिए इट इज नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ सच हार्म, एंड द कंसेंट ऑफ द वुमेन और हर गार्जियन टू द कॉज ऑफ सच मिसकैरेज डस नॉट जस्टिफाई द एक्ट। इसलिए ये कहता है कि सिर्फ ये रीजन देना कि महिला ने या महिला के बिहाफ में किसी गार्जियन ने सहमति दी थी ऐसी क्षति कारित करने की, और इसलिए हमने की है, तब भी ये अपराध में आएगा। ना तो महिला सहमति दे सकती है और ना ही उसके गार्जियन सहमति दे सकते हैं, सिर्फ तभी ये एक्सेप्शन में आएगा जब महिला की जान बचाने के लिए ऐसा किया गया हो, वरना ऐसा कोई भी कार्य जो ऐसी क्षति करता है, मिसकैरेज करता है, वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। सेक्शन 30 बात करता है, एक्ट डन इन गुड फेथ, सद्भाव में ऐसा कार्य किया गया हो, फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, विदाउट कंसेंट, बिना उसका कंसेंट लिए। नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, कोई भी क्षति जो पहुंचाता है, विच इट मे कॉज टू द पर्सन, जो किसी व्यक्ति को की जाए, फॉर हुज बेनिफिट, जिसके बेनिफिट के लिए, इट इज डन इन गुड फेथ, सद्भाव में किया गया हो, इवन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, बिना उस व्यक्ति के कंसेंट के, बिना उस व्यक्ति की सहमति के। इफ द सर्कमस्टेंसेस, अगर परिस्थिति ऐसी है, आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन, उस व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, टू सिग्निफाई द कंसेंट, सहमति देना इम्पॉसिबल हो जाता है। इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, अगर वो व्यक्ति जिसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, अगर वो इनकेपेबल हो जाता है अपनी सहमति देने के लिए, यानी वो अपनी सहमति नहीं दे सकता, एंड हैज नो गार्जियन, और उसके कोई गार्जियन भी नहीं है उसके पास, या फिर कोई अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज फॉर हिम फ्रॉम होम इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट, जिनके लिए पॉसिबल है कंसेंट देना, अगर वो भी उसके पास नहीं है, इन टाइम फॉर द डूइंग टू बी डन विद बेनिफिट, तो उतने समय में किसी भी उसकी गार्जियन की या किसी और व्यक्ति की सहमति लेना संभव नहीं है।
और उतने समय में उसकी जान बचाना जरूरी है, तो अगर कोई उसकी जान बचाने के लिए ऐसा करता है तो फिर वो एक्सेप्शन में आएगा, भले ही उसकी बाद में जान क्यों ना चली जाए। प्रोवाइडेड डेट दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू, लेकिन ये एक्सेप्शन उसमें एक्सटेंड नहीं होगा जिसमें क्लॉज ए द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ, तो ये मृत्यु कारित करने पे एक्सटेंड नहीं होगा। द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, डेथ अटेम्प्ट करने में ये नहीं होगा कि किसी की डेथ को अटेम्प्ट करे। क्लॉज बी ये कहता है द डूइंग ऑफ एनीथिंग, ऐसा कोई भी कार्य करना विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, जिसमें उसको पता है कि किसी की मृत्यु कारित हो सकती है, फॉर द पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए किया गया हो या ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए किया गया हो। द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इंफर्मिटी, या फिर किसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए उसके लिए ऐसा कार्य किया गया हो जिसमें पता है कि ऐसा कार्य करते वक्त उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्लॉज सी कहता है वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट, वॉलंटरी हर्ट कॉज करना, और द अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट, या अटेम्प्ट करना हर्ट कॉज करने के लिए, फॉर द पर्पस अदर देन डेट द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट, यानी अगर किसी की जान को बचाने के लिए या किसी को हर्ट होने से बचाने के लिए अगर ऑपरेशन किया जाता है या कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जिससे उसको उसकी जान बचाई जा सके, तभी ये एक्सेप्शन में आएगा, वरना ये हर्ट में आएगा या अटेम्प्टिंग टू हर्ट में आएगा। अगर ऐसा आशा रखते हुए करता है कि किसी को हर्ट किया जाए या अटेम्प्ट किया जाए हर्ट में, तो फिर ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा बल्कि ऑफेंस में आएगा। क्लॉज डी बात करता है द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी अपराध का अबेटमेंट, टू द कमिटिंग ऑफ विच, जिसका कार्य करना, ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, तो किसी भी अपराध का अबेटमेंट करना इसमें नहीं आता, यानी वो भी अपराध होगा। यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, देखते हैं, 4 इलस्ट्रेशन है यहाँ पर। पहला इलस्ट्रेशन है जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, जेड एक घोड़े से गिर जाता है, एंड इज इनसेंसेबल, और फिर उसको कोई होश नहीं रहता। अ सर्जन, ए जो एक सर्जन है, फाइंड्स डेट जेड रिक्वायर्स, वो देखता है कि जेड को थ्रोन थी ट्रिपेंड, यानी उसको उसकी सर्जरी करना जरूरी है। ए नॉट इंटेंडिंग जेड्स डेथ, ए जो जेड की डेथ कारित नहीं करना चाहता, उसका आशय जेड की डेथ कारित करना नहीं है। बट इन गुड फेथ, यानी अच्छे भाव में, सद्भाव में ऐसा कार्य करता है। फॉर जेड्स बेनिफिट, जेड के बेनिफिट के लिए ऐसा कार्य करता है। परफॉर्म्स द ट्रिपेंड, और वो ऑपरेशन करता है बिफोर जेड रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ, जब तक जेड को होश आए उससे पहले ही वो उसका ऑपरेशन कर देता है। और अगर ऐसा करते वक्त अगर जेड की मृत्यु हो जाती है तो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि उसने सद्भाव में ऐसा किया था। यहाँ पर सेकंड इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर, जेड को एक टाइगर उठा कर ले जाता है अपने मुंह में। ए फायर्स एट द टाइगर, तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है ए, वो टाइगर के ऊपर गोली चलाता है। नोइंग इट टू बी लाइकली, उसको ये पता है डेट द शूट में किल जेड, कि वो शूट जेड को भी मार सकता है, यानी जेड की मृत्यु भी हो सकती है उस गोली से। बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड, लेकिन एक आशय जेड की मृत्यु कारित करना नहीं है। एंड इन गुड फेथ, और वो सद्भाव में ऐसा करता है, इंटेंडिंग जेड्स बेनिफिट, जेड के बेनिफिट के लिए। एस बुलेट गिव्स जेड अ मोर्टर वाउंड, और ए की जो गोली है वो जेड को लग जाती है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहाँ पर ए ने कोई भी अपराध नहीं किया है। यहाँ पर थर्ड इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए अ सर्जन, ए जो एक सर्जन है वो देखता है एक व्यक्ति को जो सफर कर रहा है, एक एक्सीडेंट, यानी एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, विच इज लाइकली टू प्रूव फैटल अनलेस, जो लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर है, अनलेस एन ऑपरेशन बी इमीडिएटली परफॉर्म्ड, उसको लगता है कि ये ज्यादा गंभीर हो सकता है उसका एक्सीडेंट, अनलेस द ऑपरेशन बी इमीडिएटली परफॉर्म, जब तक कि उसका ऑपरेशन अगर नहीं किया जाता तो फिर और गंभीर हालत हो सकती है एक्सीडेंट होने पर। देयर इज नो टाइम टू अप्लाई टू द चाइल्ड्स
गार्जियन, और उस समय इतना समय नहीं है कि वो बच्चे के गार्जियन को बुला सके, ए परफॉर्म्स द ऑपरेशन, तो ए परफॉर्म करता है ऑपरेशन इन स्पाइट ऑफ द एंटिट्रीज ऑफ द चाइल्ड, उसको पता है चाइल्ड के बारे में कि उसको इतनी चोट आई है, इंटेंडिंग इन गुड फेथ, वो सद्भाव में ऐसा कार्य करता है, द चाइल्ड्स बेनिफिट, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ऐसा कार्य करता है, और फिर अगर उस ऐसा करते वक्त अगर चाइल्ड को कुछ क्षति पहुंचती है या फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो फिर ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो ए ने कोई भी अपराध नहीं किया है। आगे देखते हैं फोर्थ इलस्ट्रेशन, ए इन अ हाउस, ए एक घर में है, विच इज ऑन फायर, जिसमें आग लग जाती है, और ए के साथ एक जेड है जो एक छोटा सा बच्चा है। पीपुल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट, और उस घर के नीचे कुछ लोग खड़े हो जाते हैं ब्लैंकेट लेकर के, कंबल लेकर के, ताकि बच्चे को अगर फेंका जाए तो उसको बचाया जा सके। ए ड्रॉप्स द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप, और वो घर की छत से उस बच्चे को नीचे फेंकता है कंबल में, नोइंग इट टू बी लाइकली डेट द फॉल में किल द चाइल्ड, उसको ये पता है क्या हो सकता है कि अगर नीचे फेंका और वो चूक हो गई कोई तो बच्चे की जान भी जा सकती है, बट नॉट इंटेंडिंग टू किल द चाइल्ड, लेकिन वो उस बच्चे की मृत्यु कारित करना नहीं चाहता, एंड द इंटेंडिंग इन गुड फेथ, और वो सद्भाव में ऐसा चाहता है, द चाइल्ड्स बेनिफिट, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ऐसा चाहता है। हियर इवन इफ द चाइल्ड इज किल्ड बाय द फॉल, यहाँ पर अगर बच्चे की मृत्यु हो भी जाती है नीचे गिरने से तो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहाँ पर ए ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन 31 में, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन करना अपराध में नहीं है जो सद्भाव में किया जाए, बाई रीजन ऑफ एनी हार्म, सिर्फ इसलिए कि उसमें क्षति पहुंचाई गई, टू द पर्सन, उस व्यक्ति को, टू हुम इट इज मेड, जिसको उसने कम्युनिकेट किया, जिसने उसको बताया। इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, अगर वो कम्युनिकेशन उसके बेनिफिट के लिए था। ए अ सर्जन, ए एक जो सर्जन है, इन गुड फेथ, सद्भाव में ऐसा सोचता है कि पेशेंट से कम्युनिकेट किया जाए, और वो कम्युनिकेट करता है पेशेंट से हिज ओपिनियन, अपना ओपिनियन कम्युनिकेट करता है, डेट ही कैन नॉट लिव, कि वो पेशेंट ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। द पेशेंट डाइज, और वो पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक, और शॉक में उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहाँ पर ए ने कोई भी, यानी सर्जन ने कोई भी अपराध नहीं किया है, तो ही न्यू इट टू बी लाइकली डेट, जबकि उसको ये पता था कि हो सकता है कि अगर मैं ये बात पेशेंट को बता दूं कि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, और अगर उससे पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तब भी सर्जन जिम्मेदार नहीं है, उसको एक्सेप्शन मिलेगा, क्योंकि उसने गुड फेथ में ऐसा किया है ना, ये गुड फेथ में उसने, सर्जन ने ऐसा कम्युनिकेट किया है। सेक्शन 32 की बात करते हैं, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, जो धमकियों के द्वारा कंपेल किया जाए कुछ करने के लिए, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, यानी मर्डर वाले केस को छोड़ करके और जो राज्य के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं जो पनिशेबल है डेथ से, मृत्यु से जो पनिशेबल है, उसको छोड़ करके नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है, विच इज डन बाई अ पर्सन, जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाए, हु इज कंपेल्ड टू डू, जिसको विवश किया गया ऐसा करने के लिए, इट बाई थ्रेट्स, धमकियों के द्वारा, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो ऐसा कार्य कर रहा था, रिजनेबली कॉस्ट अप्रीहेंशन, वो ऐसा अप्रीहेंशन करता है, डेट द इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस, ये जो शब्द है ना इंस्टेंट डेथ, अगर उसको लगता है कि उसी समय उसकी मृत्यु कारित हो सकती है तो फिर उसका कोई भी कार्य अपराध में नहीं आएगा, बल्कि उसको एक्सेप्शन मिलेगा। यहाँ पर आगे दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट, कि जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, वो खुद के अकॉर्ड में नहीं करता, और फ्रॉम अ रीजनेबल
apprehension of harm to himself short of instant death, place himself in the situation by which he becomes subject to such constraint। यानी कोई व्यक्ति जिसको इंस्टेंट डेथ की कोई भी ऐसी धमकी नहीं थी, लेकिन बस उसको ऐसा लगता है कि उसको उससे हार्म हो सकता है और फिर उसको इंस्टेंट डेथ भी हो सकता है, ऐसा सिर्फ लगता है उसको, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर जब अगर ऐसा केस है जो इंस्टेंट डेथ में नहीं आता, तो फिर उससे एक्सेप्शन में नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या था, एक्सप्लेनेशन 1, अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, जो खुद से और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बिटन, कि सिर्फ इसलिए कि उसके साथ मार पिटाई की जाएगी, ज्वाइंस अ गैंग ऑफ डकैट्स, वो डकैत का गैंग जाकर के ज्वाइन कर लेता है, नोइंग देयर करेक्टर, वो जानता है कि उन डकैत का करेक्टर क्या है, वो क्या काम करते हैं, इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको सिर्फ ये थ्रेट था कि उसको पीटा जा सकता है, ना कि इंस्टेंट डेथ का उसको कोई थ्रेट था, ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ। तो उसके एसोसिएट सिर्फ ये कहते हैं कि ऐसा कार्य कर दे जो अपराध बनेगा, और जो उसको कंपेल किया जा सकता है, और कोई भी उसको ऐसी प्रत्याशा नहीं थी, कोई भी उसको ऐसी जानकारी नहीं थी कि उससे उसको त्वरित मृत्यु कारित हो सके, तो फिर उसका कोई भी कार्य एक्सेप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद ही जाकर के ज्वाइन हो रहा है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, अ पर्सन सेज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकैट्स, एक व्यक्ति है जो गैंग ऑफ डकैत के द्वारा पकड़ लिया जाता है, ये वाला, ये फोटो में देख सकते हैं आप, एंड फोर्स्ड बाय द थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, और उसको थ्रेट दिया जाता है कि उसको इंस्टेंट डेथ दी जाएगी, यानी उसको उसकी मृत्यु कारित की जाएगी, टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, और उसको ये धमकी दी जाती है कि ऐसा कार्य करे जो अपराध बनता है लॉ में। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स, स्मिथ को ये कंपेल किया जाता है, उसको विवश किया जाता है कि वो अपने सारे टूल्स ले ले, टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डकैट्स टू एंटर एंड प्लंडर इट, ताकि वो एक व्यक्ति का घर में जाकर, एक व्यक्ति के घर में जाके उसके दरवाजे को तोड़ दे, ताकि डकैत उस घर में अंदर घुस सकें और उस घर को लूट सकें। इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। तो ये जो एक लोहार है, ये एक्सेप्शन मिलेगा इसको, क्यों? क्योंकि इसको प्रत्याशा थी इंस्टेंट डेथ की, लोग ने बंदूक तान रखी थी कि तुरंत हम तुमको मार डालेंगे अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर इस लोहार को एक्सेप्शन मिलेगा। सेक्शन 33 कहता है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है, बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज, सिर्फ इसलिए अपराध नहीं है कि वो ऐसा कार्य कर सकते हैं, और द इंटेंडेड टू कॉज, या फिर आशय रखते हैं ऐसा करने का, और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज, या फिर उनको पता है कि ऐसा हो सकता है, एनी हार्म, कोई भी ऐसी क्षति हो सकती है, इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट, ऐसा तुच्छ है, इतना तुच्छ है वो हार्म, दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स, कोई भी एक साधारण सूझबूझ वाला व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा, सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म, एक साधारण समझबूझ वाला व्यक्ति ऐसे कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा इतनी छोटी सी बात के लिए। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज अपराध नहीं मानी जाएगी जो बहुत ज्यादा तुच्छ है। चलिए आज के कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट है, ए सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब, ए एक सोल्जर है जो फायर करता है भीड़ पे, बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर, उसके वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पे, इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, हिज डिफेंस कम्स अंडर, तो इसका डिफेंस कौन से सेक्शन में आएगा बताइए, और द भारतीय न्याय संहिता 2023 के कौन से सेक्शन में आएगा? सेक्शन 14 में। सेकंड है, एन एक्ट विच इज डन बाय ए जज
जो एक जज के द्वारा किया जाए, व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which in good faith believes to be given to him by law, then act of judge, तो वह जज का एक्ट क्या कहलाएगा? बी इज नॉट ऑफेंस. थर्ड, a workman throws snow from a roof, after giving warning. A passerby is killed. The workman is, बताइए, not guilty since death was accidental. Nothing is an offense which is done by a child. ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो एक चाइल्ड के द्वारा किया जाए अंडर 7 years of age. Is based on legal maxim of, बताइए, डुली इंकेपेक्स. Which provision of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 says nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age? कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 20. A boy X was born on 1/8/2017 to Mr. B and Mr. C. On 12/9/2023, the family of 3 watched a thriller movie. Imitating a scene from the movie, X picked a knife and proceeded towards C. A जो एक छोटा सा लड़का है, वो एक पिक्चर देख रहा होता है अपनी फैमिली के साथ, और उस मूवी में जो सीन दिया हुआ है उसी को देख करके वो हाथ में चाकू पकड़ लेता है और सी की तरफ चलता है, और वो जा करके सी को ये कहता है, आई विल कट यू इनटू पीसेस. वही डायलॉग कहता है जो उसको मूवी में दिखाया जा रहा था. एंड एक्चुअली स्टेप सी देयर आफ्टर कॉजिंग हिज डेथ. और जा करके सी को मार देता है वो चाकू, और सी की मृत्यु हो जाती है. तो एक्स गिल्टी होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर एज देख लीजिए, यहाँ पर 2017 है और यहाँ 2023 है, यानी 6 साल का बच्चा है ना. तो अगर 6 साल का कोई बच्चा है तो 6 साल का कोई बच्चा अपराध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. तो नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ सी अंडर सेक्शन 20 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023. Which section of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 is based on the maxim volenti non fit injuria? बताइए. सेक्शन 25. Consent given by the child below dash age is not deemed as consent under section 28 of the Bharatiya Nyaya Samhita. कंसेंट नहीं माना गया है सेक्शन 28 में कितने साल के छोटे से बच्चे को? तो 12 इयर्स से अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो फिर उसका कोई भी कंसेंट नहीं है सेक्शन 28 के अंदर. चलिए आगे बात करते हैं. जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर. A fires at the tiger, knowing it to be likely that the shoot may kill Jed, but not intending to kill Jed, and in good faith intending Jed's benefit. A's bullet gives Jed a mortal wound. तो क्या उसका एक्सेप्शन मिलेगा? हाँ, A has committed no offense. A blacksmith seized by a gang of dacoits and forced by the threat of instant death to take his tools and to open the door of B's house. The dacoits, 10 in number, loot B's money and jewels and kill B's son. A has guilty of which offense? अभी हमने देखा था. His act is excusable. His act is covered under general exception. चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन, सेक्शन 14 से सेक्शन 33 तक. अब हम अगले वीडियो में सेक्शन 34 से 44 तक कवर करेंगे. ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 को कंप्लीट कर देंगे. तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। और भी जुडिशरी के स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़ सकें, इसके लिए आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।